नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अजय शर्मा और मैं यहाँ पे क्लास 12th की मैथ्स को ले रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रोबेबिलिटी मैंने यहाँ पे प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे और यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी करवाया था कि किस तरीके से बेसिक्स होते हैं प्रोबेबिलिटी के, क्या डाइस या क्या कॉइन और कार्ड्स के बारे में मैंने आपको बेसिक बताया था। ठीक है, कैसे हम यहाँ पे कार्ड्स पे रैंडमली कैसे सिलेक्ट करते हैं, किस तरीके से यहाँ पे फोटो वाले कार्ड्स होते हैं, वो सारी बातें मैंने डिस्कस करी थी। आप चाहें तो प्रीवियस क्लास में जाके उसको देख सकते हैं। अगर आज की बात करूं मैं, तो आज मैं यहाँ पे आपको कुछ बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इस बार जो है आपको अच्छे से चीजों को करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मीन वेरिएंस वो पहले ही आपका डिलीट हो चुका है, जो रिड्यूस हो चुका है सिलेबस में। और इस बार आपके लिए इंपॉर्टेंट जो रह जाता है वो कुछ यहाँ पे 13.1, 13.2, 13.3 है और आरबीएससी वालों के लिए 16 चैप्टर है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, बेसिकली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उनको मेरे साथ के साथ यहाँ पे रिवाइज करना है और साथ में मैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ उसके बेसिस पे आप जो है खुद से भी 2-5 क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि हो सकता है जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वहां से डायरेक्टली 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो आप अगर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और यहाँ पे एक कॉमेंट भी कर दीजिए, जिससे कि पता लग जाए कि आपको क्या क्या बात समझ में आई है। अगर यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर, और आपको लिखा हुआ है कि सन ऑन वन एंड फादर इन मिडिल। एंड एक पारिवारिक चित्र में हिंदी भी दे रखा है इसका, कि आरबीएससी बोर्ड वालों को प्रॉब्लम ना हो बेसिकली। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र जो है यादृच्छा में खड़े हैं और पुत्र एक सिरे पर खड़ा है और पिता मध्य में खड़े हैं। अगर ऐसा कुछ बनाया गया आपके सामने, ऐसा एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं और कैसे यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन का अप्रोच होना चाहिए, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इनके फॉर्मूलाज जो लगने वाले हैं, पी या ई एक इवेंट दिया हुआ है, एफ एक इवेंट दिया हुआ है, किस तरीके से यहाँ पे हमें इनको अप्लाई करना है, इन सब के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बात करी थी। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो, कोई भी चीज हो, तो जाके आप प्रीवियस क्लास को एक बार देख सकते हैं, जिससे कि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को किया जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करूं, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है दोस्तों कि एक जो है पहला जो इवेंट है उसमें दे रखा है। पहले तो क्वेश्चन समझ लेना चाहिए कि क्या होता है, क्या हो रहा है। यहाँ पे मदर है, ठीक है, फादर है, माता है, पिता है और क्या है, सन है, मतलब पुत्र है। वो क्या खड़े हैं, एक फोटो फ्रेम के लिए, एक फोटो के लिए खड़े हैं, ठीक है ना। वहां पे एक पारिवारिक चित्र वो ले रहे हैं, एक फोटो फ्रेम ले रहे हैं, फैमिली फोटो ले रहे हैं। तो उसमें आपको किस किस तरीके से वो कौन कौन सी जगह पे खड़े हो सकते हैं, वो बातें यहाँ पे बोला गया। तो यहाँ पे आप देखिए इसके 6 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं पूरे सैंपल स्पेस के। क्या क्या आउटकम हो सकते हैं जो आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पे मदर हो, फिर बाद में फादर हो और फिर क्या हो, आपका सन खड़ा हो, ऐसा हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप जो है ये देखेंगे तो ये पूरे के पूरे सीक्वेंस आपको समझ में आ जाएंगे। इन 6 के 6 इवेंट्स के अलावा, इन 6 के 6 तरीकों के अलावा और कोई भी तरीका नहीं बचता है जिसके अंदर फोटो फ्रेम में वो खड़े होंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सैंपल स्पेस आपका आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए पहला इवेंट आपको लिखा है कि पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, मतलब सन ऑन वन एंड। ठीक है, पहले एक ही सिरे पर जो है सन खड़ा है। तो यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालूंगा पहले ई की। पहले ई को लिख लेते हैं। ई क्या होगा, ई क्या होगा, एक ही सिरे पे कौन कौन खड़ा है, ये वाला पार्ट है, सन एक साइड पे खड़ा है, सन एक साइड पे खड़ा है और यहाँ पे ये वाला पार्ट है। तो कौन कौन से आएंगे आपके, एसएफएम को सेलेक्ट किया मैंने और कौन सा है हमारा एसएमएफ जो है वो भी सिलेक्ट हो गया। और साथ में कौन है हमारा, साथ में जो पार्ट आएगा वो है हमारा एमएफएस। यस और नो। तो ये वाले जो तीनों पार्ट है उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे सन जो है 4 पार्ट है, सॉरी, और एक है हमारा एफएमएस। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 पार्ट है। उसमें बोला गया है कि जो सन है वो क्या हुआ, एक सिरे पर खड़ा हुआ है। तो सन ऑन वन एंड बोला गया इसके अंदर, कि सन जो है बिल्कुल आखिरी छोर पे खड़ा है। ये देखिए बिल्कुल आखिरी छोर पे खड़ा है, इधर साइड में खड़ा है, इधर भी साइड में खड़ा है। तो सन जो है वो एक साइड है और जो यहाँ पे माता और पिता है वो एक साइड है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, इवेंट को लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपको लिखा गया कि पिता जो है वो क्या कहाँ खड़े हैं, बिल्कुल मिडिल में है, मध्य में खड़े हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी समझते जाइए साथ के साथ। पिता जो है वो कहाँ है, फादर जो है आपके वो कहाँ है, इन मिडिल है। ठीक है, अब यहाँ पे फादर मिडिल में आ गए, तो फादर कहाँ कहाँ मिडिल में है, देखिए यहाँ पे एम, यहाँ पे एक तो एम एफ एस के अंदर है, यस और नो, फादर यहाँ पे है मिडिल के अंदर। और दूसरा देखिए फादर कहाँ पे है मिडिल में, फादर यहाँ पे एस एफ एम के अंदर भी मिडिल में है, इसके अलावा कहीं पे भी मिडिल में नहीं है। ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। अच्छे से आपको यहाँ पे इसको नोट कर लेना है कि ई इवेंट ये होगा और एफ इवेंट ये होगा। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, एक एक करके आराम से समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से एक एक चीज को करते जाइए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि ये दोनों बातें तो हो गई आपकी। ठीक है, ये दोनों तो आपने लिख दिया। अब आपको लिखना, निकालना क्या है, आप बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, जहां आपको ई एक इवेंट दे दिया, एफ एक इवेंट दे दिया, तो आपको प्रोबेबिलिटी तो निकालनी होती है उनकी। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की बात करूं, ठीक है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की, पहले मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल लेता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा मेरा, नंबर ऑफ रैंडम जो अपने क्या होते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स वाला फॉर्मूला जो होता है, वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूंगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं दोस्तों, 2 है यहाँ पे, और टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके सैंपल स्पेस में, वो कितने हैं, 6 है दोस्तों। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, 1/3 आपकी क्या आ गई है, प्रोबेबिलिटी आ गई है पी एफ की, यस और नो। अब आपको एक और चीज निकालनी होती है पी ऑफ ई एफ निकालने के लिए, क्या निकालना होता है आपको पता है कि पी अगर ई के साथ प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एफ अगर आपको निकालना हो तो आपको क्या निकालना होता है, पी के साथ ई का क्या लेना पड़ता है, इंटरसेक्शन लेना पड़ता है, और डिवाइड किसे करना पड़ता है, पी एफ के साथ डिवाइड करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट से डिवाइड करना पड़ता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट तो आ गया हमारा, लेकिन ई इंटरसेक्शन एफ कैसे लिखें, ई इंटरसेक्शन एफ के लिए क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में कि ई और एफ का क्या लेना है आपको, कॉमन पार्ट लेना है। तो ई और एफ का कॉमन पार्ट क्या हो गया यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे एक तो ये वाला पार्ट कॉमन है, एक ये वाला पार्ट कॉमन है। अब एसएफएम भी है क्या इसके अंदर, हाँ बिल्कुल है, एसएफएम इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दो चीजें कॉमन है। तो ई का इंटरसेक्शन कैसे लिखूंगा दोस्तों, ई का इंटरसेक्शन लिखूंगा एफ के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, केवल 2 ही इवेंट आ जाएंगे मेरे, कौन कौन से आएंगे, एक आएगा एसएफएम और एक आएगा मेरा, दूसरा आएगा मेरा एमएफएस, ये सुन लो कॉमन यही तो है। तो इसकी अगर प्रोबेबिलिटी लिखनी हो मुझे तो प्रोबेबिलिटी कैसे लिखूंगा वो भी चेक कर लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कैसे लिखूंगा। यहाँ पे देखिए कितने हैं, टोटल फेवरेबल आउटकम्स 2 है, और वापस अगेन क्या है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 है, जो कि सैंपल स्पेस में है, तो कितना हो गया, ये भी 1/3 आ गया। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ भी 1/3 आ गया, पी एफ भी इंटरसेक्शन जो है वो भी 1/3 आ गया, दोनों को फॉर्मूला में पुट कर दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों मेरा, सिंपली यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3, तो ये कैंसिल हो गया और आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया। तो 1 कैसे मिला आपको वो आपको समझना है, आपको एक एक बारीकी से बताया है मैंने। सैंपल स्पेस निकाला 6 के 6, यहाँ पे क्या लिखे मैंने, 6 के 6 जो प्रॉब्लम जो रेंडमली लिख सकते हैं कि किस तरीके से वो खड़े हैं, किस तरीके से फोटो फ्रेम में वो आने वाले हैं, माता पिता व पुत्र, उसके बारे में लिखा। उसके बाद ई जो इवेंट है वो हमें क्या दिया हुआ था कि सन ऑन वन एंड, एफ जो इवेंट है वो क्या दिया हुआ था उसको लिखा। उसके बाद पी ई एफ निकालने के लिए ई इंटरसेक्शन एफ निकाला, ई इंटरसेक्शन एफ होता है हमारा ई और एफ इवेंट में कॉमन पार्ट, और उसके बाद उसको फॉर्मूले में पुट किया और आंसर कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया। एक एक बात को अच्छे से समझते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, साथ के साथ सॉल्व करते जाइए, बहुत इजी तरीके से सब चीजों को कर लोगे। अब यहाँ पे फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद जो है आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से मेरे साथ के साथ सॉल्व करते चले जाइएगा जिससे कि आपको आसानी हो जाए और आप इन चीजों को अच्छे से समझ पाए। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि आपको लिखा हुआ है कि assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls given that the youngest is a girl and at least one is a girl? ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है आपको वो तो किस पे निकालनी है, इफ ए बॉय और ए गर्ल आपको बोला गया, इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ आर गर्ल्स। ठीक है, दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, गर्ल्स होनी चाहिए, उसकी आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपका इवेंट क्या है आपको पता लगाना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो उसका रिस्पेक्ट आपको दिया हुआ है कि अगर पहली जो है वो क्या हो, द यंगेस्ट इज ए गर्ल, ठीक है, सेकंड जो है वो क्या हो, एटलीस्ट वन इज ए गर्ल। पहले इसका सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा, एक एक करके मेरे साथ के साथ लिखते जाइए। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो है वो भी देख लें कि मान ले कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना एक संभावना है, या यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों की लड़की होने की प्रायिकता क्या है। यदि ये दिया गया है तो क्या लिखना है आपको, सबसे छोटा बच्चा लड़की है और न्यूनतम एक बच्चा जो है वो लड़की है। ये आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है इस वाले पार्ट के अंदर 13.1 में आप सीबीएसई में है तो, और 16.1 अगर आप आरबीएसई में है तो जल्दी से यहाँ पे देख लीजिए इसको, इससे क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाता है। क्वेश्चन आपने देख लिया, अब मेरे साथ के साथ कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी आप जल्दी से सॉल्व करिए और जो है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपका क्या आंसर आया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आपको पहले क्या लिखना पड़ेगा, जैसा कि हम हमेशा लिखते हुए आ रहे हैं, हमें सबसे पहले तो दोस्तों लिखना पड़ेगा सैंपल स्पेस। लिख लेंगे भैया, सैंपल स्पेस क्या है हमारा, एस इक्वल टू, देखो यहाँ पे एस इक्वल टू क्या होता है, एस क्या है हमारा, सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस में क्या हो सकता है कि 2 बच्चे हो सकते हैं ना, 2 बच्चे हैं इसके अंदर लिखे हुए कि assume that each born child is equally likely to be a boy or girl।
तो हो सकता है कि पहला बॉय हो, ठीक है, तो सैंपल स्पेस में तो सब कुछ आएगा ना भाई। मान लो पहली भी गर्ल हो और दूसरी भी गर्ल हो, ठीक है, पहला यहाँ पे क्या हो, बच्चा लड़का हो, बॉय हो, और दूसरा क्या हो जाए, लड़की हो जाए, यस और नो। तो अब आगे बात करूं, अगर हो सकता है कि पहला भी लड़का हो जाए और दूसरा भी लड़का हो जाए, यस और नो, ये तो प्रोबेबिलिटी है ना। और दूसरी अगर बात करूं कि पहली लड़की हो जाए और दूसरा क्या हो जाए, लड़का हो जाए, तो ये सैंपल स्पेस हो सकता है, यस और नो। भाई एक लड़का एक लड़की हो जाए, उसके बाद अगर माने तो यहाँ पे पहले लड़की हो जाए फिर लड़का हो जाए, या दोनों ही लड़कियां हो जाए या दोनों ही लड़के हो जाए, तो सैंपल स्पेस लिखने का तरीका आपने देख लिया। उसके बाद आपसे बोला गया कि द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट, अगर मान लीजिए दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, गर्ल्स होनी चाहिए, तो यहाँ पे जो पहला इवेंट है ए, वो क्या होगा हमारा G1 G2 होगा, क्योंकि दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, गर्ल्स होनी चाहिए, यस और नो। आगे देखते हैं दूसरा जो बी इवेंट बोला है, जिसपे अपने को निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसपे निकालनी है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, वो लिखा हुआ कि द यंगेस्ट इज ए गर्ल। आपको बोला कि यंगेस्ट जो है वो कौन है, गर्ल है, लड़की है, तो मतलब यंगेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, लिखा हुआ है नीचे कि सबसे छोटा बच्चा, सबसे छोटा बच्चा वो क्या होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए अगर छोटा बच्चा लड़की हो जाए तो कौन कौन से केस में हो जाएगा यहाँ पे, तो अगर मान लीजिए B1 जो है वो बड़ा है और लड़की हो जाएगी छोटी, तो ये G2, क्योंकि ऑर्डर इस तरीके से लिखा हुआ है छोटे से बड़े से छोटे की ओर, ठीक है। आगे देखिएगा अगर आपको और कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी तो दिया हुआ है G1 और G2 जो है, पहली लड़की जो है और दूसरी लड़की यहाँ पे है, तो क्या हो गया, इसमें भी सेकंड वाली जो है दोनों प्लेस के ऊपर क्या हो गया, लड़की क्या हो गई, सबसे छोटा बच्चा क्या हो गया, लड़की हो गई। जो अगर बात करूं कि यंगेस्ट क्या हो गई, यहाँ पे गर्ल हो गई दोनों केसेस में। सी वाला पार्ट देख लीजिए, एक एक करके सारी चीजें सॉल्व कर रहा हूं। आगे लिखा हुआ कि एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, एक लड़की होनी चाहिए न्यूनतम, मिनिमम क्या होना चाहिए, एक लड़की तो होनी चाहिए। ऐसा कौन सा केस है, दो लड़की हो जाएगी चल जाएगा कोई बात नहीं है, लेकिन एक लड़की तो है ना इसमें कम से कम, यस और नो। दो लड़की वाला केस भी ले लेंगे। अगर बोला आपसे कि B1 G2 इसमें भी एटलीस्ट एक लड़की तो है कि नहीं है। अगर बात करूं मैं G1 B2 इसके अंदर भी एक लड़की तो है, क्योंकि एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक हो, ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा को कंसीडर कर लेंगे, एटलीस्ट एक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भैया तीनों केसेस हो गए हमारे। अब लोगों को प्रॉब्लम कहाँ आती है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किस पे निकालनी है और किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है। जो आपको केसेस दे रखे हैं उसके रिस्पेक्ट में निकालनी है। आपको बेसिकली बताना है P जो है वो A के साथ किसके रिस्पेक्ट में, B में, और यहाँ पे P जो है वो A के साथ किसके रिस्पेक्ट में, C के रिस्पेक्ट में। देखो यहाँ पे A का जो है दोनों लड़कियां क्या होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बोथ आर गर्ल्स, और पहली क्या दे रखी है, द यंगेस्ट इज गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, A और B जो है उसको साथ में ले सकते हैं और देन C को लिख सकते हैं। और यहाँ पे A और B को ले लिया, A और C को ले लिया, दोनों केसेस बन गए आपके। दोनों केसेस के अंदर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस तरीके से क्वेश्चन को क्रैक किया जाता है। अब यहाँ पे P ऑफ AB के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यहाँ पे P ऑफ AB के लिए P A का इंटरसेक्शन चाहिए B के साथ, और साथ में क्या चाहिए दोस्तों, आपको चाहिए PB चाहिए, यस और नो। अगर बात करूं आगे AC के लिए तो P A का इंटरसेक्शन चाहिए आपको C के साथ, प्रोबेबिलिटी है ये, P का मतलब प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगा, C। यही तो फॉर्मूला होता है हमारा, यस और नो। इन फॉर्मूले में हमें सब कुछ पुट करना है, पहले PB निकालेंगे फिर PC निकालेंगे। आप जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे जिससे कि मैं आगे चीजों को समझा सकूं आपको कि किस तरीके से अपन जो है आगे A B और C को निकालेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे अगर बात करूं मैं नेक्स्ट पे, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो B है उसमें कितने इवेंट आए दोस्तों। B में यहाँ पे आपके पास अगर लास्ट वाला अगर आप देखें स्लाइड तो उसमें आपको क्या दिखा था, B यहाँ पे कितने इवेंट थे, केवल 2 ही इवेंट थे, और टोटल इवेंट कितने थे दोस्तों, 4 थे। तो PB कितना आ जाएगा मेरा, PB देखो कितना आ जाएगा, PB चेक कर लो, 2/4 आ गया, टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन यहाँ पे टोटल आउटकम्स 2/4 आ गया, तो 2/4 को मैंने चेक कर लिया। PC कितना आ जाएगा, PC कितना आया था हमारा, PC चेक किया था अपन ने, कितना इवेंट आ गए थे हमारा, PC के अंदर हमारे पास आ गया था 3 जो है, 3 फेवरेबल आउटकम से टोटल कितने थे, 4 थे, तो ये 3/4 आ गया, ये 1/2 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, A का इंटरसेक्शन किसके साथ आना चाहिए, B के साथ आना चाहिए। तो पहले A इंटरसेक्शन B को निकालना पड़ेगा, तो A का इंटरसेक्शन B के साथ लेंगे तो कॉमन क्या है दोस्तों, उसमें कॉमन केवल है हमारा G1 G2 कॉमन है, क्योंकि एटलीस्ट क्या होनी चाहिए थी, सबसे बच्चा छोटा जो बच्चा है वो लड़की होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा A का इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे एक ही चीज कॉमन है G1 और G2, और टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 1/4। ऐसे करते हुए लिखते जाना है अपने को। अब अपने को क्या करना है, P का जो है इंटरसेक्शन किसके लिए निकालना है, P A का इंटरसेक्शन किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, यहाँ पे C जो है उसके साथ निकालना है।
तो ए का इंटरसेक्शन सी के साथ कैसे निकालेंगे दोस्तों, दिखा देता हूं आपको एक बार। यहाँ पे ए बी सी लिखा हुआ है, ए और सी में से कॉमन क्या है दोस्तों, G1 G2, यहाँ पे भी G1 G2 है, तो कॉमन पार्ट तो यही होगा। तो वंस अगेन क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। जैसे ए इंटरसेक्शन बी में हमने देखा था, उसी तरीके से यहाँ पे बी ए इंटरसेक्शन सी के साथ भी यही हो जाएगा। तो सेकंड वाली जो कंडीशन है वो भी हमारी कंडीशन प्रोबेबिलिटी में क्या आ जाएगी दोस्तों, 1/4 आ जाएगी। मैं एक एक करके लिखता हुआ जा रहा हूं, आप आसानी से इसको सॉल्व करते हुए जाइए। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको बेसिकली निकालना है पी ए बी, यस और नो, और साथ में क्या होगा यहाँ पे पी ए सी, यस और नो। अब देखिए पी ए बी और पी ए सी अगर आपको निकालना है, ए की प्रोबेबिलिटी, ए जो है यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू बी एंड विद रिस्पेक्ट टू सी के रिस्पेक्ट में। तो बी यहाँ पे देखिएगा कि दिया हुआ था कि द यंगेस्ट इज ए गर्ल, तो पी बी तो कितना है मेरा, पीबी से डिवाइड कर दूंगा तो कितना होगा, 1/2 से डिवाइड हो जाएगा, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करें दोस्तों तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 1/4 और 1/2 कितना हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूं मैं, तो ये आया हमारा 1/4 इंटू 2/1, ठीक है, तो ये हो गया 2 2 4, तो कितना आंसर आया आपका 1/2 आया। पी ए के साथ बी का प्रोबेबिलिटी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं मैं, ठीक है भैया। आगे देखिएगा ए का सी के साथ प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ए का सी के साथ प्रोबेबिलिटी होगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन ऑफ सी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो क्या होगा हमारा, ए इंटरसेक्शन सी है 1/4 और ये कितना है हमारा 3/4, तो उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा 4/3 हो गया। तो आंसर कितना आ गया 1/3 आ गया। तो एक आंसर आया 1/2 और एक आंसर आया 1/3। चेक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से समझ लो बातों को, और आराम से एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाएंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जिससे कि आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, चीजों को समझ जो है आपकी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो जाएगी, जिससे कि आपको हर एक चीज क्लियर होती चली जाएगी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द थ्रोइंग, ठीक है, आगे लिखा हुआ है आपको टू डाइस आर डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4, आपको लिखा हुआ है, ठीक है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, ये दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है, और आगे लिखा हुआ है दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको ये बताना है कैसे ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं, किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, एक एक करके बताता जा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर होता जाएगा, साथ के साथ सॉल्व करोगे बहुत फायदा होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो यहाँ पे अगर देखें हम नेक्स्ट पे, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं जिसमें अपने को समझ में ही नहीं आएगी कि यहाँ निकालना क्या है। मैं बेसिकली आपको बता दूं बार बार यहाँ पे एप्लीकेशन किसका हो रहा है। यहाँ पे अगर मान लीजिए एक ए इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी जो है यहाँ पे लिखा होता है, अगर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू बोलेंगे तो ज्यादा आसानी से फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। इससे आपको पता रहेगा कि पी बी नीचे आता है और ऊपर क्या होता है मेरा, पी ए का इंटरसेक्शन किसके साथ होता है, बी के साथ ही होता है, यस और नो। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए किस तरीके से आप इसको कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे इस फॉर्मूले के बारे में आपको पता है, आपको इस फॉर्मूले को थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए। थोड़ा आराम से इसको देख लीजिए, पी ए बी जो है वो क्या है मेरा, पी ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पी बी लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला ही तो अप्लाई कर रहे हैं हम बार बार। अब आइडेंटिफाई ये करना है कि ए इवेंट कौन है और बी इवेंट कौन है। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है कि given that two numbers appearing on the throwing two dice are different, तो find the probability of the event the sum of numbers on the dice is 4। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो ए इवेंट होता है। तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, जिसमें आपको बोला गया है कि द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4। अगर आपको ये बोला गया तो सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 4 कब कब हो सकता है, जब यहाँ पे 3 और 1 आए, यस और नो, या फिर बात करूं मैं 1 और 3 आ जाए तब भी 4 हो जाएगा, या फिर बात करूं 2 और 2 आ जाए तो भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये 3 यहाँ पे क्या है हमारे ए इवेंट के बारे में। बी इवेंट की बात कर लेते हैं। अब आपको एक चीज और पता होगी दोस्तों कि टोटल अगर इवेंट्स की बात करूं मैं, अगर 2 डाइस उछाले जा रहे हैं, अगर टोटल इवेंट्स की बात करूं तो कितने होंगे 36 होंगे। ये मानते हो कि नहीं मानते। एक बार किसके साथ आएगा 1 1 1 1 के साथ आएगा पूरा, यस और नो। एक बार किसके साथ आएगा 2 2 2 के साथ आएगा पूरा, फिर 3 के साथ ऐसे सो ऑन चलता रहेगा, यस और नो। तो 6 के 6 पेयर्स बनेंगे, तो 6 6 का कितना हो गया 36। ये बचपन में आपने प्रीवियस क्लासेस में टेबल बनाई होगी, ठीक है ना, डाइस की। तो उसमें टोटल आउटकम्स कितना हो गया हमारा, टोटल आउटकम्स हो गए हमारे 36, यस और नो, क्योंकि दो डाइस है यहाँ पे। अगर बी की बात करूं तो बी यहाँ पे बोल रहा है साफ साफ, क्या कह रहा है कि 2 डाइस आर डिफरेंट। अगर डिफरेंट होने चाहिए तो कौन कौन सी बातें यहाँ पे हटानी पड़ेगी, जैसे 1 1 आता है उसको हटाना पड़ेगा, 2 2 आता है उसको हटाना पड़ेगा, 3 3 आता है उसको हटाना पड़ेगा। ऐसे कितने होंगे 6 को हटाना पड़ेगा 36 में से, तो कितने बचेंगे केवल 30/30 तो बचेंगे। तो यहाँ पे 30 आउटकम्स होंगे टोटल। मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आप खुद भी समझ सकते हैं कि 30 कैसे होगा। 1 1
2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 जो सेम सेम है उनको हटाना है और डिफरेंट डिफरेंट को रखना है, तो 30 होगा। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करूं तो टोटल आउटकम्स जो है फेवरेबल वो 30 है और टोटल आउटकम कितने हैं 36 है, तो 30/36 तो प्रोबेबिलिटी आ गई बी की, यस और नो। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो मुझे निकालना ही नहीं है, मुझे फॉर्मूला क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी में देखिए 2 2 जो है वो क्या है, सेम नंबर है, सेम नंबर तो लेना नहीं है, डिफरेंट है। बी में तो वो है ही नहीं ना जो सेम नंबर है, ए में वो है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा, मतलब 2 ही आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे लिखोगे आप, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आपके केवल 2 ही फेवरेबल आउटकम्स होंगे और टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। समझ पा रहे हो क्या? अगर प्रीवियस क्लास देखी है आपने, डाइस के बारे में समझा है, तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि टोटल आउटकम कहां से आए। यहाँ पे इंटरसेक्शन किसका निकाला गया है, ए और बी का। ए और बी में कौन है, ये दोनों कॉमन है क्योंकि 2 2 तो है ही नहीं बी के अंदर, तो ये दोनों ही कॉमन है, तो 2/36 आ गया। ठीक है, उठा के यहाँ पे फॉर्मूले में प्लेस कर दिया दोस्तों, तो यहाँ पे आ गया 2/36 और डिवाइड कर दिया किसके साथ, 30/36 के साथ। 36 से 36 कैंसिल हो गया और 2/30 को अगर सॉल्व करूं दोस्तों तो मेरा आंसर, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ, इस साइड लिख देता हूं आपके लिए जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी क्या होगा मेरा, 2/30 होगा। और 2/30 को अगर मैं और सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, 1/15 मेरा आंसर आ चुका है। 1/15 मेरा आंसर आ चुका है, चेक कर लो। तो 1/15 यहाँ पे मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। यहाँ पे स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो इसका, एक एक बात मैं लिखते हुए जा रहा हूँ कि पी ए कैसे आया, बी कैसे आया। पी ए बी का फॉर्मूला दिखाया है मैंने आपको, और किस तरीके से 30 यहाँ पे मैंने लिखा कि ये 30 सेट्स होते हैं जो कि सेम वालों को छोड़ दिया जाए, तो 36 में से 6 को माइनस करेंगे तो 30 सेट्स ही वो होते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं डाइस के अंदर। अगर 2 पासा उछाला जाता है, अगर 2 पासों को उछाला जाता है तो अगर 1 और 2 लाना है, 1 1 को नहीं लाना, 2 2 को एलिमिनेट करना है, 3 3 को एलिमिनेट करना है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे एलिमिनेट करते हुए जाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिएगा जिससे कि आपको फटाफट से क्लियरिटी आ जाएगी और जल्दी से आप चीजों को समझ पाएंगे। मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, छोटे छोटे से क्वेश्चन होंगे तो अगर चेक कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप तो क्वेश्चन होंगे नहीं, तो वेरी शॉर्ट आंसर में ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है कि अगर आपको पीए दे रखा है, पीबी दे रखा है और आपसे बोला गया कि देन पीएबी बताइए, तो यहीं पे इसको सॉल्व कर देता हूं आपके लिए फटाफट से। देखिए एक छोटी सी बात है ये, इसमें करना क्या है वो दिखा देता हूं आपको। ठीक है, आपको बोला गया कि पीए और पीबी है और पीएबी बोला गया है, तो आपको पता है दोस्तों पीएबी क्या होता है। ठीक है, पीएबी क्या होता है आपका, पीएबी होता है पी ए का इंटरसेक्शन बी के साथ डिवाइड बाई पीबी, यस और नो। तो यहाँ पे अगर पीबी 0 है, यस और नो, तो पीबी 0 हो गया तो क्या आ जाएगा, 0 से अगर कोई चीज को डिवाइड करोगे ऊपर कोई भी चीज आए तो वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा कि नहीं होगा। ये मानते हो कि नहीं मानते, नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट वाली बात होगी कि नहीं होगी। अगर पीबी डिवाइड में आता है उसी को आपने 0 कर दिया तो नॉट डिफाइंड होगा ये, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ काफी आसान क्वेश्चन है, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं अगर, तो 10th क्वेश्चन देख लीजिए, इफ ए एंड बी आर इवेंट्स सच दैट पीएबी इक्वल टू पीबीए, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए एक ही चीज है या अलग अलग चीज है। मैं बता देता हूँ एक ही चीज है। अब मैं यहाँ पे इसको भी फटाफट से सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाए। पीएबी और पीबीए दोनों बराबर हैं सर और नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या करेंगे, तो आप ये करेंगे सर कि पी ए का इंटरसेक्शन बी ले लेंगे और नीचे पीबी लिखेंगे। इसका फॉर्मूला यही तो होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बस उल्टा हो जाएगा, बी का इंटरसेक्शन ए के साथ और नीचे क्या आ जाएगा आपका पी आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लो चाहे बी का इंटरसेक्शन ए के साथ लो, आंसर तो आपका एक ही आने वाला है। इसका मतलब ये दोनों बातें सेम हैं, तो ये यहाँ पे बराबर हो जाए, पीए और पीबी जो है वो दोनों बराबर हो जाए, तब मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि पी ऑफ ए का जो प्रोबेबिलिटी है कंडीशनल वो बी के रेस्पेक्ट में, या बी का प्रोबेबिलिटी ए के रेस्पेक्ट में तभी सेम हो सकता है जब पीए और पीबी सेम हो जाए। यस और नो। तो बहुत आसानी से इसको हमने बता दिया कि पीए बराबर पीबी होना चाहिए। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चेक कर लो फटाफट से, जल्दी से आपको यहाँ पे सॉल्व करते हुए जाना है और आसानी से समझना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्वेश्चंस लिए हैं आपके लिए, जिससे कि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए और आपको चीजें समझ में आ जाए। यही मेरा मोटिव है, जिससे प्रोबेबिलिटी में आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप जाके फटाफट से एक लाइक कर दें। आपको वीडियो का कौन सा और क्लास की कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा उसके बारे में बताएं कमेंट करके। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही कुछ कमाल क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।